जय हिंद साथियों, मैं हूं शुभम नामदेव और आप जुड़ चुके हैं अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल से, जिस पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्य प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एग्जामों की तैयारी के लिए कंटेंट उपलब्ध है और जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर बहुत ही शानदार कंटेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है ताकि आप अपनी परीक्षा में जो है प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूनिट 7 है ये उससे संबंधित वीडियो है, जिसमें जो टॉपिक है मानव शरीर संरचना, उसका ये अगला पार्ट है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसलिए अलग अलग 2 पार्टों में लाना पड़ा है वीडियो। पहला जो वीडियो है वो करीब करीब 1 घंटा 26 मिनट के आसपास है और ये वाला जो वीडियो है यही आध घंटे के आसपास का होगा, 45 मिनट के आसपास होगा। तो आपको देखना नहीं भूलना है, इसको पूरा देखना है कंटिन्यू। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पाचन तंत्र की बात करेंगे, पाचन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। हम सीधे विस्तार से समझना है जहाँ पर वहीं आते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये बताया गया है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये बताया गया है। देखो, पाचन प्रक्रिया के चरण में पहला है अंतर्ग्रहण। इसमें मुख में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। और फिर दूसरा आता है डाइजेशन, जिसे पाचन कहा जाता है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते हैं, इसलिए गैर अवशोषित भोजन का अवशोषित किए जाने योग्य भोजन के रूप में रूपांतरण ही की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। तो पाचन की प्रक्रिया में पहला है अंतग्रहण। पहले मुख में भोजन जाता है, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतग्रहण है। फिर पाचन है। उसके बाद जो तीसरा है अवशोषण। क्या है? अवशोषण है। पचे हुए भोजन की रक्त में मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो पूछा जाए पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। अगली प्रक्रिया में है स्वांगीकरण। शरीर में अवशोषित भोजन का प्रयोग स्वांगीकरण कहलाता है। और फिर है मल परित्याग। अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणुओं द्वारा इसे मल में बदल दिया जाता है, जो कि गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकलता है। प्रमुख पाचन अंग की बात करें तो मुख गुहा। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं दांत, जीभ और लार। इसके 3 भाग होते हैं मुख गुहा के। दांत मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। पहले दूध के दांत जो अस्थायी होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। दूसरे दांत स्थायी आते हैं जिनकी संख्या 32 होती है मनुष्य में। दांत के प्रकार अलग अलग होते हैं। एक होता है कृंदक, है ना। कृंदक जो होते हैं ये 8 होते हैं। और फिर होता है रदनक, ये 4 होते हैं। अग्र चौरणक चौरणक जो होते हैं वो 8 होते हैं। और चवर्णक जो हैं वो 12 होते हैं टोटल। इस प्रकार से ये 32 हो जाते हैं। तो जो कृंदक है, कृंदक को कटिंग टीथ कहा जाता है ना, तो इनको समझते हैं। मनुष्य के दांत 4 भागों में बांटे हैं। और इसमें कृंदक जो है वो भोजन काटने हेतु, रदनक जो है भोजन को चीरने हेतु, अग्र चौवर्णक जो है वो भोजन पीसने हेतु, और चौवर्णक जो है वो भोजन पीसने व तथा धकेलने हेतु होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। हाथी का बाहर दिखाने वाला दांत इंसीजर प्रकार का होता है। शेर का मांस खाने वाला दांत कैनाइन होता है। क्या होता है? शेर जो मांस खाता है जिन दांतों से, उनको कैनाइन कहा जाता है। दांत में इनेमल पदार्थ की परत चढ़ी होती है। यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इनेमल कौन सा? इनेमल जो होता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अब हम जीभ की बात करें। जीभ में उपस्थित बेवर ग्रंथि लार को संग्रहित करके रखती है। तो जो बेवर ग्रंथि होती है वो लार को संग्रहित करके रखती है। जीभ में लगभग 2 से 9,000 तक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो 2 से 9,000 यानी कि 2,000 से 9,000। बच्चों में स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक एवं बूढ़ों में कम होती है, अर्थात स्वाद कलिकाओं में उम्र के साथ कमी आती जाती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वाद कलिकाओं का संख्या अधिक होती है। बेवर ग्रंथि जीभ में पाई जाती है, जो लार का संग्रह करती है। जीभ में 4 प्रकार के स्वाद आते हैं। एक तो मीठा होता है अग्रभाग। जो जीभ का अग्रभाग होता है ना, उसमें मीठा स्वाद आता है। अग्रभाग में मीठा स्वाद जो होता है वो अग्रभाग से संबंधित है। नमकीनी सॉल्टी स्वाद भी आता है, खट्टा आता है और कड़वा आता है। जो कड़वा होता है वो जीभ के पश्च भाग में देखने को मिलता है। तो जीभ में 4 प्रकार के स्वाद आते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध में एक नए स्वाद उमामी को बताया है, जिसका टमाटर जैसा स्वाद होता है। सैलिवा की बात करें लार की, तो वयस्कों में लार का पीएच औसत मान जो होता है वो 6.8 होता है। प्रतिदिन वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है।
लार का संगठन जो है उसमें जल होता है 98% और अन्य तत्व होते हैं 2%। विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंजाइम इत्यादि होते हैं उसमें। लार में टॉयलिन, लाइसोजाइम व अल्फा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो है वो 600 होती है एवं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो पूछा जाए वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो आप सही आंसर करेंगे 600। 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पैरोटिड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कान के नीचे पाई जाती है। वहीं सब लिंगुअल ग्रंथि यह दांतों के नीचे पाई जाती है, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सब मेडिवल ग्रंथि जो जबड़े के नीचे पाई जाती है उसे पेरिटिड ग्रंथि के फूलने से पम्स रोग हो जाता है। तो जो सब मेडिवल ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। और पेरोटिड ग्रंथि जो है इसके फूलने से गलसुआ रोग हो जाता है। अमाशय की बात करें, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। अमाशय की क्षमता 1.5 लीटर होती है। अमाशय की प्रमुख कोशिकाओं की बात करें तो पेराइटल कोशिका, श्लेष्म कोशिका और प्रधान कोशिका। पेराइटल कोशिका जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्म कोशिका में म्यूकस होता है और प्रधान कोशिका में जठर रस होता है जो कि पेप्सिन और रेनिन से बना होता है, 2 प्रकार का। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका स्रावण अमाशय की पेराइटल कोशिका से होता है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य भोजन को अम्लीय बनाना और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना है। बच्चों की अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपस्थित होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपस्थित होता है। इसलिए बच्चे जब जो है जीवाणुओं संबंध से रिलेटेड कोई चीज खा लेते हैं जो गंदी होगी, तो इसलिए बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। म्यूकस लेयर अमाशय की HCl के आघात से रक्षा करती है और अमाशय की प्रधान कोशिका से जठर रस निकलता है। तो यह जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उपस्थित होता है। तो आंत जो होती है एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत में ड्यूडेनम और जजुनम और इलियम याद रखना है आपको। और बड़ी आंत में जो है सीकम, कोलन और रेक्टम याद रखना है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत की। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर व चौड़ाई जो होती है 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। तो सोचो, पेट के अंदर जो है छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और छोटी आंत में इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि छोटी आंत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में यकृत से पित्त रस आकर मिलता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। तो ड्यूडेनम से क्या होता है, यकृत से पित्त रस आकर मिलता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। ड्यूडेनम में अग्नाशय से 3 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज आकर मिलते हैं। तो अग्नाशय से आता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, वहीं यकृत से आता है पित्त रस। इलियम में भोजन का बचे हुए अन्न भाग का अवशोषण इलियम में होता है और इलियम में विली स्ट्रक्चर रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन अवशोषण में मदद करते हैं। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 4 से 7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम में टी जंक्शन होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ता है। टी जंक्शन में ही अपेंडिक्स अवशेषी अंग स्थित होता है। कोलन में जल, लवण व रसायन इत्यादि का अवशोषण होता है और यह विटामिन के का निर्माण करता है। रेक्टम जो होता है, रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है, बाद में यह मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। चीज़ें कैसे याद रहती हैं, चीज़ों को याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। एक बार वीडियो देखने से अगर सब कुछ याद हो जाता तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पूरा वीडियो, हर वीडियो को पूरा देखते हैं और उनका सिलेक्शन निश्चित था। लेकिन सिलेक्शन निश्चित करने के लिए ये होता है कि पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर दोबारा से उसका अगले दिन रिवीजन कीजिए संपूर्ण, फिर 3-4 दिन बाद फिर रिवीजन कीजिए उसका। इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं। पाचन से संबंधित एंजाइम देखते हैं और वो देखते हैं कहाँ से निकलते हैं, क्या कार्य है।
तो जो लार होती है उसमें दो एंजाइम मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा टाइलिन और दूसरा मिलेगा लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा भोजन को क्षारीय बनाता है। कौन? टाइलिन। टाइलिन जो होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है और भोजन को क्षारीय कर देता है। और जो लाइसोजाइम है ये आंसू और पसीने के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, लाइसोजाइम। अगला है जठर, जठर रस। तो जठर रस में होता है पेप्सिन और रेनिन होता है जठर रस में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्सिन। और जो रेनिन होता है कैसीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन को तोड़कर पैराकैसीटेनेट बनाता है, बदल देता है रेनिन के। कौन? कैसीन। ट्रिप्सिन की बात करें तो पेप्सिन, अग्नाशय रस की बात करते हैं अब, है ना। तो अग्नाशय में से कौन कौन से रस? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है पेप्सिन द्वारा बनाए गए पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टिड्स अमीनो अम्ल में बदल देता है, ट्रिप्सन। एमाइलेज जो होता है टाइलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ये तो न जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। लाइपेज जो होता है वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, लाइपेज। अब हम विभिन्न पदार्थों का पाचन देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है, और मुख गुहा जो है टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, और छोटी आंत एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देती है। तो टाइलिन ने क्या किया? पहले तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल दिया टाइलिन ने। मुख गुहा में किसमें? माल्टोज में बदल दिया टाइलिन ने। और फिर जो छोटी आंत में पहुंचा जब खाना, तो उसमें एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या? एमाइलेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। बसा, इसका पाचन केवल छोटी आंत में ही होता है, तो बसा का पाचन जो है केवल छोटी आंत में ही होता है। इसमें लाइपेज जो होता है बसा को बसीय अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इसका पाचन सबसे धीमा होता है। पेप्सिन रेनिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जो पेप्सिन होता है वो रेनिन प्रोटीन को, पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स अमीनो अम्ल में बदल देता है। भोजन को मुख गुहा में बोलस, भोजन को मुख गुहा में बोलस, अमाशय में काइम व छोटी आंत में काइल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई जो है वो 9 मीटर होती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय व आंत की लंबाई शामिल होती है। 9 मीटर की यात्रा करके आपका खाना जाता है, सोचो। अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे, है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखेंगे, बाह्य ग्रंथियों को देखेंगे और मिश्रित ग्रंथियों को देखेंगे। पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को का नियमन तथा नियंत्रण व तांत्रिक तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन एवं एंजाइम से होता है। हार्मोन व एंजाइम का स्रावण जो है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि जो थॉमस एडिसन है उनको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ग्रंथि एक प्रकार का रसायन निकालती है। यह रसायन एंजाइम या हार्मोन्स कहलाता है। तो ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? रस निकालती हैं, रसायन निकालती हैं, उसी को एंजाइम या हार्मोन्स कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी और अंतःस्रावी विज्ञान का जनक जो है थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां और तीसरी होती हैं मिश्रित ग्रंथियां। सबसे पहले हम पहले प्रकार को देखेंगे। पहले प्रकार में अंतःस्रावी ग्रंथियों में ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा हार्मोन्स का स्रावण होता है, वे ग्रंथियां आहार नाल, वे ग्रंथियां नालिका विहीन होती हैं, जिससे हार्मोन्स का परिवहन सीधे रक्त से होता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि इसमें शामिल होती हैं। तो क्या बताया जा रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों में कि ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा हार्मोन्स का जो स्रावण होता है, ये तो तय है कि हार्मोन्स का स्रावण होता है ना। और ये ग्रंथियां नालिका विहीन होती हैं, अर्थात इसमें नालियां नहीं होती हैं, सीधे ना रक्त में जाता है। रक्त, हार्मोन्स का परिवहन जो है वो सीधे रक्त से होता है। इसमें आती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। इनको विस्तार से देखेंगे अभी। बाह्यस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है, लेकिन ये नलिका डक्ट का युक्ति ग्रंथि होती हैं।
स्वेद इसके उदाहरण है श्वेत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और तेल ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। तो देखो, हमने देखा कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, है ना, और जो बाह्यस्रावी होती हैं वो एंजाइम का स्रावण करती हैं, और जो मिश्रित होती हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण करती हैं, जिसमें अग्नाशय ग्रंथि शामिल है। अब हम प्रमुख ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को देखेंगे। तो पहली है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान होती है। जो पीयूष ग्रंथि है वो कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को हार्मोन्स निकालने में मदद करती है। क्या करती है पीयूष ग्रंथि? अन्य ग्रंथियों को हार्मोन्स निकालने में मदद करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक चीज। अन्य ग्रंथियों को हार्मोन्स निकालने में मदद करती है, इसलिए भी याद रखना है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसलिए याद रखना है। सर्वाधिक 13 हार्मोन्स इसी ग्रंथि से निकलते हैं, यह भी याद रखना है। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्सों में देखें हम, तो पहला है एसटीएच, जिसे सोमेट्रोटोपिन हार्मोन्स कहा जाता है। इसे वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है एसटीएच को। इसकी कमी से व्यक्ति बौना और अधिकता से भीमकाय हो जाता है। एमएसएच की बात करें, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो यह हार्मोन्स त्वचा की सुरक्षा करता है एवं इसकी कमी से एडिशन रोग होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करने में सहायक होता है। यह हार्मोन्स मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग कराने में मदद करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये जो होता है स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करने में सहायक होता है, साथ ही मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग कराने में मदद कराता है। प्रोलैक्टिन, यह वृद्धि हार्मोन्स जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि और दूध के स्रावण को प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन। एडीएच जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसकी कमी से यूरिन में सांद्रता आ जाती है, जिससे किडनी फेल हो जाती है एडीएच से। अब हम बात करेंगे पीनियल ग्रंथि की, उसके बाद फिर थायराइड ग्रंथि पर आएंगे। पीनियल ग्रंथि जो होती है यह अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि जब हमने देखा तो हमने देखा कि शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है? पीयूष। और पहली कौन सी है सबसे छोटी? पीनियल ग्रंथि है। यह जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में मेलाटोनिन हार्मोन्स निंद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका स्रावण अधिक व दिन में कम होता है। बच्चों में इस हार्मोन्स का स्रावण अधिक व बूढ़ों में कम होता है। जन्म से अंधा होने पर मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण जल्दी युवावस्था आ जाती है। अब थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। तो यह ग्रंथि गले में होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले में होती है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। इसका जो आकार है एच के जैसा होता है। इसके द्वारा थायरॉक्सिन व कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पूछा जाए थायराइड ग्रंथि में से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आपको याद रखना है थायरॉक्सिन व कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर निकलते हैं। तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होते हैं, रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो निकलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो यह ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित, इसकी संख्या 4 होती है। इस ग्रंथि में पैराथार्मोन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा में कमी होती है तब पैराथायराइड हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो जब अधिक हो जाती है तो उस समय तो थायराइड ग्रंथि काम करती है, लेकिन जब कम हो जाती है ना कैल्शियम की मात्रा तो पैराथायराइड हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसकी कमी से टेटेनी रोग व अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में छिद्र हो जाता है। थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे।
थाइमस ग्रंथि जो है ये छाती में स्टर्नम हड्डी के पीछे स्थित होती है और थाइमस ग्रंथि को ही प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है थाइमस ग्रंथि में कि थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे स्वायत्त रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने के कार्य करती है। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में वसा के जमा होने के कारण लुप्त हो जाती है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे थाइमोसिन कहा जाता है और इस हार्मोन्स की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तो देखो, थाइमिन थाइमस ग्रंथि जो है ये प्रतिरक्षा ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। सीधी सी बात है, तो अगर एक इसकी कमी हो जाएगी तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो जाएगा। यह बचपन में बड़ी होती है, वयस्क में वसा के कारण क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और जो डब्ल्यूबीसी है उनको ट्रेनिंग दिया करती है। तो थाइमस ग्रंथि का इतना काम है। और कौन सा जो है हार्मोन्स रिलीज करती है, तो थाइमोसिन जो हार्मोन्स होता है वो थाइमिन ग्रंथि जो है, थाइमिन नहीं थाइमोस ग्रंथि जो है वो रिलीज करती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि पर। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर होती है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर होती है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनेलिन और कार्टिसोल प्रमुख हार्मोन्स है। तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा निकलता है? एड्रीनेलिन और कार्टिसोल जो होता है वो हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन्स की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। वहीं एड्रीनेलिन हार्मोन्स मनुष्य को के क्रोध एवं रक्तदाब को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स व भीतरी भाग को मेड्यूला कहा जाता है। किडनी के कार्टेक्स भाग से कार्टिसोल हार्मोन्स निकलता है जिसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है किसे कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन्स? तो ये है कार्टेक्स भाग से कार्टिसोल हार्मोन्स। कौन सा है? कार्टिसोल हार्मोन्स। एड्रीनेलिन हार्मोन्स की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। उसको लगता है उसकी लाइफ में एक ही बंदी आई थी, वो भी नोटबंदी। तो ये किसके कारण? एड्रीनल हार्मोन से दुखी कमी से मनुष्य जो होता है वो दुखी हो जाता है। जनन ग्रंथियों की बात करें उससे पहले अभी तक जितनी ग्रंथि पढ़ ली हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि चीज़ें याद रह जाएं। बिना रिवीजन के याद नहीं रहेंगी, क्योंकि ग्रंथि ग्रंथि पढ़ रहे हैं सारी, तो इतना कन्फ्यूजन होने वाला है अगर रिवीजन नहीं करोगे। तो अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो, हम देख रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी हम जनन ग्रंथि पर पहुंच गए हैं और हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में इन सबको देख रहे हैं। एक एक करके सबको देखे जा रहे थे, फिर उसके बाद हम इन ग्रंथियों को देखेंगे, फिर मिश्रित ग्रंथि को देखेंगे। हमने सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना और ये जाना कि जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है और थॉमस एडिसन इसके जनक हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, अंतः, बाह्य और मिश्रित। सबसे पहले हम अंतः की बात कर रहे थे, तो अंतः को देखा, ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं? हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। वहीं जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं? ये एंजाइम का स्रावण करती हैं। और जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं वो दोनों का ही श्रावण करती हैं। हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों से शुरू किया था और सबसे पहले पीयूष ग्रंथि देखी थी, जो कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मटर के दाने के समान होती है और पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जब हमने देखा हार्मोन्स को, तो उसमें एसटीएच, एमएसएच और ऑक्सीटोसिन, साथ ही प्रोलैक्टिन और एडीएच याद रखने हैं। फिर हमने पीनियल ग्रंथि को देखा, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, और यह जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है। और ये कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के थैलेमस में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स को स्रावण करती हैं, है ना। और इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने देखा, यह गले में होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एच के जैसा होता है और 2 हार्मोन्स निकालती है, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स निकालती है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है और कैल्सीटोसिन टोनिन हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा
अधिक होने पर निकालते हैं। तो रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्सीटोनिन निकलता है। इसके उल्टा जो होता है ना, वो पैराथायराइड ग्रंथि होती है और ये पैराथार्मोन हार्मोन्स निकालती है। कौन सी? पैराथार्मोन्स हार्मोन्स निकालती है। और ये कब निकलता है? जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है तब निकलता है। पैराथायराइड हार्मोन्स का स्रावण जो है, इसकी कमी से टिटेनी रोग व अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन्स का स्रावण होता है और इसकी कमी से टिटेनी रोग व अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में छिद्र हो जाता है। फिर हमने थाइमस ग्रंथि को देखा। हमने ये देखा कि यह जो ग्रंथि है, प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा जाता है। और इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है थाइमोसिन, इसकी कमी से जो है क्या हो जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। फिर हमने एड्रीनल ग्रंथि के बारे में जाना। किडनी के ऊपरी भाग में होती है ना। आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, इमरजेंसी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है एड्रीनल ग्रंथि। ग्रंथि से निकलने वाले एड्रीनेलिन और कार्टिसोल प्रमुख हार्मोन्स हैं। एड्रीनेलिन जो है यह फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। और जो एड्रीनेलिन है, हार्मोन्स की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। फिर हमने देखा कि इस ग्रंथि का जो बाहरी भाग है उसको कार्टेक्स, और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। अब हमें बात करनी है जनन ग्रंथि की, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं था। महिला सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन व पुरुष सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन कहा जाता है। तो जो महिलाओं में होता है उसे एस्ट्रोजन और पुरुषों में होता है उसे एंड्रोजन कहा जाता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। वहीं रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रसव में मदद करता है। पुरुष में वृषण की सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया में होती हैं। वहीं एंड्रोजन हार्मोन्स की उत्पत्ति में लैंडिंग कोशिकाएं मदद करती हैं। तो आपको याद रखना है कि महिलाओं के लिए जो हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन है और पुरुषों के लिए है एंड्रोजन। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रसव में मदद करता है ना, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेरित करता है। देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय में अल्फा, बीटा, डेल्टा एवं एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन स्रावित का स्रावण होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से तो बीटा से इंसुलिन निकलता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सेमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है और अधिकता से हाइपोग्लासीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। कौन सी धातु? जस्ता धातु उपस्थित होती है। एग्जाम प्रीमियर लीग में देखें तो लेक्राइमल ग्रंथि जो है नेत्रों में पाई जाती है, जिसके द्वारा आंसू का स्रावण होता है लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा। श्लेष्मक ग्रंथि जो है नाक, श्वास नली, ट्रेकिया और अमाशय श्लेष्म म्यूकस का स्रावण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत करना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। तो सबसे बड़ी है यकृत और सबसे छोटी है पीनियल। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी है थायराइड। बेवर ग्रंथि जीभ में स्थित होती है और जो लार के संग्रह का काम करती है। अब हमें देखना है उत्सर्जन तंत्र को। उत्सर्जन तंत्र में हमें उत्सर्जी पदार्थों को पढ़ना है, उत्सर्जी अंगों को पढ़ना है और अन्य तथ्यों को देखना है। सबसे पहले उत्सर्जी तंत्र के बारे में जानते हैं। शरीर द्वारा अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यह अवांछनीय पदार्थ उपापचयी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। साधारणतः अर्थों में उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल के निष्कासन से होता है। उपापचयी क्रिया क्या होती है? तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रिया को संयुक्त रूप से उपापचयी क्रिया कहते हैं। किसको? जैव रासायनिक क्रिया को। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होता है उपचय एनाबोलिज्म, और एक होता है अपचय जिसे कैटाबोलिज्म कहा जाता है।
उपचय में जो है साधारणतः अणु को जटिल अणु में बदलने की क्रिया को उपचय कहा जाता है। तो जो एनाबोलिज्म है, साधारणतः सिंपल अणु को जटिल अणु में बदलने की क्रिया जो होती है, जटिल अणु में बदलने की जो क्रिया होती है, उसे ही उपचय कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन का संश्लेषण, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना जो होता है वो उपचय का उदाहरण है। और अपचय में क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया होती है अपचय, जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना इसका उदाहरण है। उत्सर्जी पदार्थ में यूरेनिया, अमोनिया, यूरेनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और गुआनिन शामिल हैं। अमोनियोत्सर्गी क्या होते हैं? अमोनियोत्सर्गी ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनियोत्सर्गी कहलाते हैं। यूरियोत्सर्गी ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मनुष्य और स्तनधारी, है ना। यूरिकोत्सर्गी ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उदाहरण के लिए पक्षी वर्ग, कीट वर्ग। वहीं गुआनोकोत्सर्गी जो है ऐसे जीव जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, उदाहरण के लिए बिच्छू, केकड़ा और मकड़ी। नोट की बात करें तो मेंढक लार्वा के समय अमोनिया, वयस्क अवस्था में यूरिया और वृद्ध अवस्था में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो मेंढक बड़ी अजीब चीज है ना। श्वास वो अलग तरीके से लेवे त्वचा से। उत्सर्जी अंगों को देखेंगे, सबसे पहले फेफड़ा के बारे में जानेंगे। ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़े लहसुन, प्याज और मूली के वाष्पशील घटक भी फेफड़े के द्वारा ही उत्सर्जित किए जाते हैं। लीवर जो होता है शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि द्वारा दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है लीवर, यकृत कहा जाता है जिसे। यकृत कोशिकाओं के अंदर ही अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है और यकृत पित्तरस का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? पित्तरस का उत्सर्जन करता है यकृत। तो पूछा जाता है पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है पित्तरस। त्वचा की बात करें स्किन की, तो त्वचा शरीर की सबसे बड़ा अंग है और त्वचा से संवेद ग्रंथियां स्वीट ग्लैंड जो है वो जुड़ी होती हैं। पसीने वाले लवणों का जो है उत्सर्जन होता है। पसीने में मुख्य पदार्थ जो होता है पसीने में मुख्य पदार्थ जो होता है, याद रखना है आपको, सोडियम क्लोराइड होता है और यह मानव शरीर ताप को नियंत्रित करता है। सोडियम क्लोराइड होता है, मानव शरीर ताप को नियंत्रित करता है। गुर्दे एवं वृक्क की बात करें, किडनी की बात करें, तो किडनी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करने के लिए मुख्य अंग है। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यह याद रखना है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। वृक्काणु कहा जाता है। इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन या वृक्काणु होती है। ये किडनी का आकार आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से होती है किडनी। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना है, जबकि लंग्स का मुख्य कार्य शुद्ध रक्त को शुद्ध करना है। किडनी का आंतरिक भाग मेडुला एवं बाह्य भाग कोर्टेक्स कहलाता है। एड्रेनल ग्रंथि कोर्टेक्स पर स्थित होती है। मुख्यतः प्रायः 2 किडनी होती हैं। इनका आकार सेम बीज के समान होता है, सेम के बीज के समान होता है। और किडनी की रेनल धमनी हृदय से किडनी तक अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो किडनी की जो रेनल धमनी है, ये हृदय से किडनी तक क्या करती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। वहीं किडनी की रेनल सिरा जो है वो किडनी से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है। यूरिन का संगठन की बात करें तो यूरिन जो है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल और शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? यूरिन कहा जाता है। तो जो नेफ्रॉन होता है ना, या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर जो जल आता है ना, उसको शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को यूरिन कहा जाता है। यूरिन में 96% होता है जल, 2% होता है यूरिया व 2% होते हैं अन्य पदार्थ, जिनमें सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, अमोनिया, आयोडीन एवं नाइट्रोजन शामिल होता है। 100 ml यूरिन में यूरिया की मात्रा 2 ग्राम होती है। यूरिन पीले रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये पूछा गया है कि यूरिन का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन के गंध का कारण यूरिनोड है। क्या है? यूरिनोड जो है यूरिन के गंध का कारण है। और एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन
में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। सामान्यतः यूरिन अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान जो है 5 से 6 के मध्य हुआ करता है। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी पीने के बाद यूरिन की मात्रा डाययूरेटिक्स के कारण बढ़ जाती है। जंतु और उत्सर्जी अंग देखें तो केंचुआ जो है इसका उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया इसका उत्सर्जन अंग है। पक्षी में किडनी होती है उत्सर्जन अंग, स्तनधारी में किडनी होती है और मोलस्का में कीवर्स कोशिका होती है। प्लेटी हेलमिन्थीस जो है फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका होती है, इसमें उत्सर्जी अंग। काकरोच में जो है मालफिजियन ट्यूब होता है। केकड़े में कोजल ग्रंथि होती है केकड़े में। इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो देखो हमने क्या किया, हमने देखा उत्सर्जी, हमने उत्सर्जन तंत्र को देखना शुरू किया। हमने देखा उत्सर्जन तंत्र की शरीर द्वारा अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। फिर उपापचयी क्रिया देखी और उपापचयी क्रिया में उपचय और अपचय को देखा। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने उत्सर्जी अंगों में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और गुआनिन को देखा। हमने देखा अमोनियोत्सर्गी वे कहलाते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरोत्सर्गी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरोकोत्सर्गी यूरिक अम्ल को और गुआनोकोत्सर्गी गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। फिर उत्सर्जी अंगों में फेफड़े को देखा। हमने देखा फेफड़े जो होते हैं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। यकृत जो होता है इससे पित्तरस का उत्सर्जन होता है। किसका? पित्तरस का उत्सर्जन होता है यकृत से। यह विशेष रूप से याद रखना है। साथ ही यकृत शरीर की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी अंग होता है। किडनी के बारे में जाना। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है और किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन और वृक्काणु। इसके बारे में भी हमने जाना। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यूरिन का संगठन जो है वो 96% जल से मिलकर बना है। और फिर हमने कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, जैसे यूरिन का पीला रंग होना किसके कारण है? यूरोक्रोम के कारण। और गंध किस कारण आती है? यूरिन नोड के कारण आती है। इतनी चीज़ें हमने देखी और फिर हमने एक टेबल देखी जिसमें उत्सर्जी अंगों के बारे में दिया हुआ है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें किडनी से संबंधित रोगों के बारे में यहाँ पे समझना है। देखो किडनी से संबंधित रोगों में जो यूरीमिया है पहला, इस रोग में रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तथा लाल रक्त कणिकाओं के आकार का बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं यूरीमिया। गुर्दे की पथरी, इस रोग में किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हो जाता है जिससे यूरिन के रास्ते में रुकावट आती है, इसी को क्या बोलते हैं? गुर्दे की पथरी। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हो जाता है। लिथोट्रेस्पी जो है, लिथोट्रेस्पी, इस तकनीक का उपयोग पथरी के उपचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लिथोट्रेप्सी जो है इस तकनीक का उपयोग पथरी के उपचार में किया जाता है। गांठिया, रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जोड़ों में दर्द होता है। तो जब जोड़ों में दर्द हो तो समझ लेना कि यूरिक एसिड जो है उसकी मात्रा बढ़ गई है। एडिसन रोग, इस रोग में एडिसन रोग में यूरिन में सोडियम मात्रा बढ़ जाती है ना। और हेमेटिक रोग जो है, इस रोग में यूरिन से रक्त में मात्रा बढ़ जाती है। डायलिसिस, किडनी खराब हो जाने पर कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को फिल्टर करना डायलिसिस कहलाता है। प्रत्येक वर्ष किडनी दिवस मार्च महीने में मनाया जाता है। पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो पीटर बेट के द्वारा 4 मार्च 1954 को किया गया था। ये तो बहुत पुराना समय हो गया। मानव जनन तंत्र की बात करें तो पुरुष तथा स्त्री जनन से संबंधित संरचनाएं अलग अलग होती हैं जो एक विशिष्ट नर एवं मादा तंत्र बनाती हैं। और मनुष्यों के जीवन में जनन तंत्र निश्चित आयु तक क्रियाशील होता है जिसे यौवनाभरण कहते हैं। सामान्यतः लड़कों में यौवनाभरण 15 से 18 वर्ष की उम्र में, जबकि लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। नर जनन तंत्र जो है उसमें वृषण, शुक्राणु, शिशन और वीर्य हमें पढ़ना है। वृषण में पुरुषों में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण अंडकोश में होता है और इसका कार्य शुक्राणु एवं नर हार्मोन्स उत्पन्न करना है। और शुक्राणु में क्या होता है? इसकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में वर्गीकृत होता है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के बाद स्त्रियों में ये अधिकतम 7 दिन तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। पेनिस, तो शिशन पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। शिशन के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। सेमन, मूत्र मार्ग के दोनों
और मटर के दाने के समान ग्रंथि पाई जाती है। इसे क्राउपर ग्रंथि कहा जाता है। क्षारीय द्रव्य को स्रावित करती है जिसे बीरी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, साइट्रेट तथा कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। मनुष्य के एक स्खलन में लगभग 1 चम्मच के बराबर वीर्य निकलता है, जिससे लगभग 20 से 40 लाख शुक्राणु होते हैं। मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसमें अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनियां और योनि के बारे में जानना है। नारी के वृक्क के पास उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। स्त्री युग्मक अंडाणु का उत्पादन और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करना इसका प्रमुख कार्य है। अंडाशय में 40,000 से 2 लाख अपरिपक्व पुटक होते हैं, किंतु पूरे जीवन काल में 500 से ही कम पुटक परिपक्व होते हैं। पुटक को परिपक्व होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। अंडवाहिनियां, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनियां कहते हैं। निषेचन की जो क्रिया है अंडवाहिनियों में होती है। गर्भाशय, यूटेरस जो होता है, यह पेशियों का बना नाशपाती के आकार का एक अंग है जिसमें भ्रूण का भरण होता है। यह मूत्राशय के पीछे मलाशय के आगे स्थित होता है जो योनि में खुलता है। योनि की बात करें वेजाइना की, तो योनि एक नलाकार संरचना होती है। स्त्री में मूत्रमार्ग और योनि छिद्र अलग अलग होते हैं। यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाली होती है। शुक्राणु योनि के मध्य से गर्भाशय में पहुंचता है जहां डिंब का निषेचन होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मक जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए निषेचन शुक्राणु का अंड से मिलना अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें बिना निषेचन के प्रजनन हो जाता है। इसको अनिषेचन या जनन या अलैंगिक जनन कहते हैं। प्रजनन तंत्र से संबंधित अन्य तथ्य देखें तो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में निषेचन बाहर और भ्रूण का विकास आंतरिक होता है। वहीं पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अंडोत्सर्ग काल में डिंब और शुक्राणु के मिलने पर निषेचन होता है जिसे युग्मनज बनता है। निषेचन की पहचान ऋतुस्राव की अनुपस्थिति में होता है। निषेचन की जो पहचान होती है ऋतुस्राव की अनुपस्थिति में होता है। ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशंस को रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहा जाता है ना। और ऋतुस्राव स्त्रियों में 12 से 14 वर्ष से आरंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। एक निश्चित उम्र के बाद ऋतुस्राव बंद हो जाता है जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। गर्भ निरोधक विधियों में शामिल हैं कंडोम, कॉपर टी, संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली, फैलोपियन नालिका का अवरुद्धिकरण और महिला सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन और पुरुष सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन कहा जाता है। एमनियोसेंटोसिस भ्रूण लिंग निर्धारण की एक विधि है। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। अल्ट्रासाउंड की बात करें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किया जाता है। पुरुष में वृषण की सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स की उत्पत्ति में लैंडिंग कोशिकाएं मदद करती हैं। कौन सी लैंडिंग कोशिकाएं जो होती हैं मदद करती हैं। बायोलॉजी में किसको क्या कहा जाता है यहाँ लिखा हुआ है। अक्सर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, तो ये सब चीज़ें अभी पढ़ चुके हैं, उनका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है और कोशिका भी माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क जो है वो केंद्रक है और जीवन का आधार जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्मा है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है और कोशिका का यातायात प्रबंधन जो है वो गोल्गी कॉइल। कोशिका की आत्महत्या की शैली लाइसोसोम आपको याद रखनी है। कोशिका का परमाणु बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है। साथ ही कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है हमने 2 भागों में देखा था, वो कौन कौन से भाग हैं जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी, इसका एटीपी का फुल फॉर्म है। आपातकालीन हार्मोन्स या ग्रंथि जो है वो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपातकालीन। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि को। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि को और
हृदय का पेसमेकर जो है वो एसए नोड और एवी नोड को कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर एसए नोड और हृदय का पेस सेटर जो है वो एवी नोड को कहा जाता है। पौधे की रसोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट और शरीर का ब्लड बैंक जो है वो पलीहा को कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक। अब हम देख लेते हैं गोबा प्लान करने वाले साकार करने वाले तत्व जो हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र जो होता है वो जीभ के पीछे का भाग होता है, पश्च भाग। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। वहीं रक्त देश में ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच कारक भी एक जैसा होना चाहिए। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने के लिए कार्य मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का उदाहरण अग्नाशय ग्रंथि है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरोक्सिन है। कौन सा है? थायरोक्सिन है। और महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन्स वाला सेक्स हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रोजन है। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोना हानिकारक है, क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होती है। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। प्लास्टिक बल्ब जो है का निर्माण ब्रिटेन देश ने किया। और रक्त में मौजूद विशेष प्रकार की बी एंड टी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रोगों से बचाव करती हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय विनिमय का स्थल एलवीओजी है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है जिसे समान स्तर से होने पर धमनियां कठोर हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है और अंडे आवश्यक सभी अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडे। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है लवण है, पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और जिसने भी पूरा वीडियो देखा है एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे ज्ञात हो जाए कि किस किस ने पूरा वीडियो देखा है।